Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. Today we will read a new poem, Ode to Autumn by John Keats. आज हम लोग एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है Ode to Autumn। यानी इस कविता को लिखे हैं जॉन कीट्स ने और कविता का नाम है Ode to Autumn और लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। तो कविता शुरू करने से पहले हम जॉन कीट्स के बारे में जानना चाहेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जॉन कीट्स कौन थे और ये एक महान कवि कैसे बने। तो जॉन कीट्स का जन्म जो है 1795 में हुआ और इनकी मृत्यु 1821 में हो गई। यानी कि मात्र 26 साल ये हमारे पृथ्वी पर रहे, यानी कि हमारे बीच ये 26 साल तक ही रहे। कहता है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स। यानी कि ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक महान कवि के रूप में थे। यानी कि उन महान कवियों की लिस्ट में इनका भी नाम था जो इंग्लिश के रोमांटिक कवि रह चुके हैं। वॉज बोर्न एट मूनफील्ड लंदन, जिनका जन्म लंदन में मूनफील्ड्स जगह में हुआ था। लंदन का एक जगह है जिसका नाम है मूनफील्ड्स। He studied at Clark's School at Enfield। ये अपनी पढ़ाई क्लार्क्स स्कूल में किए जो कि इनफील्ड में है। यानी कि लंदन में ही एक जगह है इनफील्ड, वहीं पे एक स्कूल है जिसका नाम है क्लार्क्स स्कूल। यहीं पे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, और ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे क्रिकेट और बॉक्सिंग का, या खेलना भी पसंद करते थे, देखना भी पसंद करते थे क्रिकेट और बॉक्सिंग। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology। यहाँ पे voracious का मतलब होता है बहुत शौकीन या बहुत, जिसको हम लोग खाने वाला भी बोलते हैं, पेटू भी बोलते हैं। तो ये जो एक बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, voracious रीडर थे ग्रीक मैथोलॉजी, यानी कि ग्रीक कहानियों को पढ़ने के प्रति। यानी कि ग्रीक का जो कहानी है, वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा की जो कहानी है, ये पढ़ना इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। He even started translation of Virgil's Aeneid। ये जो है वर्गिल्स एनीड एक कवि है, उनकी लिखी हुई कविताओं को अपने भाषा में ट्रांसलेट करना भी शुरू कर दिया था। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser Fairy Queen। इनका जो कवि बनने का जो शौक था वह शुरू हुआ कब, जब ये पहली बार जब स्पेंसर की कविताओं में से एक कविता जिसका नाम है फेरी क्वींस को जब इन्होंने पहली बार पढ़ा, तभी से इनके अंदर एक कवि बनने का जुनून पैदा हो गया। His first poem Lines in Limitation of Spenser, इनकी जो पहली जो कविता थी जिसका नाम है Lines in Limitation of Spenser, was published in 1814। जिनका जो पहली कविता जो है Lines in Spenser, जो पहली बार जो पब्लिश हुआ, छपा 1814 ईस्वी में। His first volume of poetry entitled Poems, यानी कि इनका जो पहला जो कविता का एक किताब आया जिसका नाम ही था Poems, was published in 1817, जो 1817 में छपा, यानी कि मार्केट में आया। His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth। आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो Wordsworth जो है एक बहुत बड़े ये कवि है, बहुत महान कवि के रूप में है। तो इनका जो पोएम जो था एंडामियन, वर्ड्सवर्थ ने इसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा किया इस कविता की। वर्ड्सवर्थ ने एंडामियन एक कविता है जिसे जॉन कीट्स ने लिखा था, तो इस कविता को वर्ड्सवर्थ साहब ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा किए थे इनके कविताओं को। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818, जो कि 1818 में ये जो है छपा, इन्होंने लिखा। किस कविता को? तो एंडामियन को, जिसे वर्ड्सवर्थ ने प्रशंसा की थी जिस कविता को। His odes on indolence, on a Grecian urn, to Psyche,
to a Nightingale, on Melancholy, and Ode to Autumn made him a great romantic poet. इनका जो कविताओं की जो रचना थी, जिसमें से कुछ कविताओं के नाम यहाँ पर दिया गया है। जो पहला है ऑन इंडोलेंस, ऑन अ ग्रीशियन अर्न, टू शाइके, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकॉली, टू ओड टू एटम। ये इन सभी कविताओं यानी ये सभी कविता इन्हें एक महान कवि के रूप में, इन्हें महान रोमांटिक कवि के रूप में इन्हें विकसित की। तो ये कविता के वजह से इन्हें एक महान रोमांटिक पोएट इंग्लिश लिटरेचर का बनाया गया। यानी ये जो कविता जो है, जो यहाँ पर दिया गया है, जिस कुछ कविताओं के जो नाम ऊपर है, इन्हीं कविताओं के वजह से एक महान कवि के रूप में यह डेवलप हुए। मेड हिम अ ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इन कविताओं के वजह से, यानी यही कविता इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का एक महान रोमांटिक कवि बनाया है। सो डिड लैमिया, हाइपेरियन, और उसी प्रकार से लैमिया और हाइपेरियन ने भी इन्हें एक महान कवि के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया है। ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ये जो है टीबी के बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, तो ये टीबी के बीमारी के वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अचीव ग्रेटनेस, ये बहुत प्रसिद्धि हासिल किए, बहुत ऊंचाई तक गए। हिज पोएम एंड letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pain and suffering of life. इनका जो कविता है, इनका जो भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत गहराई तक किसी भी चीज़ की सुंदरता को बताते हैं और किसी भी जो लाइफ है उसकी दर्द को, लाइफ की जो परिस्थितियां हैं, जो लाइफ में जो कष्ट होती है, इनके लिखा या इनके कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ हमें जानने के लिए मिलता है। जो सफरिंग है इनकी लाइफ की, जो जर्नी में, इनकी लाइफ की जर्नी में जो कुछ भी इनको समस्या फेस करना पड़ा, वो सभी कुछ हमें इनके कविता के माध्यम से हमको जानने के लिए मिलता है, इनके लेटर्स के माध्यम से जानने के लिए हमको मिलता है। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इनके माध्यम से, इनके सोचने के तरीका से जो वो वस्तु जो है, जो सुंदर है, वो हमेशा है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, और सुंदरता ही सच है। ट्रूथ ब्यूटी, और यही हकीकत है। इन द पोएम ओड टू ऑटम, किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। यानी कि ये जो कविता जो है ओड टू एटम में किड्स जो, यानी जॉन किड्स यह दर्शाना चाह रहे हैं कि जो प्राकृतिक जो है ऑटम में, यानी पतझड़ की जो सुंदरता है, उसकी सुंदरता को यह बताना चाह रहे हैं। बहुत कई तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि किस प्रकार एक पतझड़ मौसम की जो सुंदरता है, बसंत की सुंदरता तो हम सभी जानते हैं, चारों तरफ हरे भरे होते हैं, और पतझड़ में हम देखते हैं कि हर जगह जो है पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ बिल्कुल नेगेट दिखाई देता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो सुंदरता है, उस सुंदरता को जॉन किड्स अपने कविता के माध्यम से हम सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑटम की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को हम सभी को बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। हम लोग पोएम समझेंगे और क्या सुंदरता जो जॉन किड्स हमें बताना चाह रहे हैं उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे। पोएम में हमको जो सीखना है उसे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। पोएम हमारा है ओड टू ऑटम, जिसे जॉन किड्स ने लिखा है। तो चलिए पोएम को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। सबसे पहले मिस्ट का मतलब होता है कोहरा, कुहासा। मिलो का मतलब होता है नर्म। फ्रूटफुलनेस का मतलब होता है लाभदायक। तो ये जो सीजन जो बता रहे हैं, यानी कि हम लोग ऑटम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सीजन जो है कोहरे से भरा हुआ है, कुहासी से भरा हुआ है और बहुत ही लाभदायक भी है, बहुत ही नर्म और लाभदायक भी है। क्लोज बोसम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन। और इस सीजन का जो सबसे जो गहरा मित्र है, सबसे जो नजदीकी और परिपक्व जो मित्र जो है, इस सीजन को जो सपोर्ट करता है वो है सन।
conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatched eaves run। कहते हैं कि उसके साथ मिलकर के, यानी कि सूरज और जो ऑटम सीजन है, ये दोनों साथ मिलकर के एक योजना तैयार करते हैं। कंस्पायरिंग का मतलब होता है स्कीम तैयार करना, योजना तैयार करना। तो एक योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से फल जो है, जो लताएं हैं, उसे भर करके लताओं को जो है फल से भर दिया जाए। जो लताएं, जो वाइन्स मतलब होता है लताएं जो लथड़ते हैं, जैसे कि लथड़ने वाला जो क्लाइंबर्स होते हैं उनको हम लोग वाइन्स कहते हैं। तो उसे कैसे जो है फलों से भर दिया जाए। तो ये ऑटम सीजन और सन, ये दोनों मिल करके एक प्लान के तहत कैसे जो है ऑटम को सुंदर बनाते हैं, उसे हमको समझना है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। कहते हैं कि जो एप्पल्स जो है, मोस्ट का मतलब होता है काई, तो जो वह पेड़ जो है जो फले नहीं है, जो काई से भरे हुए हैं, तो उस पेड़ को जो है एप्पल्स मतलब सेब से भर दिया जाए। इस हद तक उसे भर दिया जाए, उसे पका दिया जाए कि वह उसकी पकने की जो पके इस हद तक कि उसकी अंदर तक, यानी गहराई तक उसके अंदर जो है वो टोटल पक जाए, यानी पूरी तरीके से पक जाए। और एप्पल का जो पेड़ है वो फल करके, यानी फूल जब वो पूरी तरीके से जब फलों से जब लद जाता है तो वह झुक जाता है। तो यानी कि ऑटम सीजन और सन मिल करके जो है पेड़ों को फलों से भरते हैं, और इस तरह से भरते हैं कि पेड़ जो है फल से भारी होकर के वह झुक जाते हैं। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सीड। गॉड का मतलब होता है कद्दू। तो जो है, जो कद्दू जो है उसे पूरी तरीके से फुला देते हैं, गुद्देदार बना देते हैं। एंड प्लम्प द हैजल सीड, और ये जो अखरोट जो होते हैं उसे भी अंदर तक, उसकी गहराई तक अखरोट को भर देते हैं, फुला देते हैं। विथ अ स्वीट कर्नल टू शेट बर्डिंग मोर। कर्नल का मतलब होता है यहाँ पर गुद्दा होता है। कर्नल का मतलब क्या होता है? गुद्दा। तो विथ स्वीट कर्नल टू शेट बर्डिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज। करने का मतलब जो है, कभी जो कहते हैं कि जो इस हद तक भर दिया जाए गुद्दे को, माने कि पूरी तरीके से उसे भर दिया जाए, परिपक्व कर दिया जाए, यानी कि पूरी खिल उठे। टू शेट बर्डिंग मोर, और ज्यादा कली खिले, यानी कि कलियां खिलेंगे तो उस पे फूल, यानी कि कलियां मतलब बर्डिंग का मतलब होता है कली, कली खिलेंगे। एंड स्टिल मोर, और भी खिलेंगे। लेटर फ्लावर्स फॉर बीज, और यह फूल जो है बाद में जो है उन मधुमक्खियों के लिए एक भोजन का काम करेगी, यानी कि मधुमक्खी फूल को चूस करके शहद तैयार करती है। तो लेटर फ्लावर फॉर बीज, और ये फूल जो है बाद में मधुमक्खियों की काम आएंगे। Until they think warm days will never kiss, वो तब तक सोचते हैं कि ये जो गर्म का जो दिन जो है, यानी कि जो समर के बाद ऑटम आता है, तो ये जो दिन जो है खत्म नहीं होगा। For summer has और overbrimmed their clammy shell, और जो समर जो है, जो पूरी तरीके से जो इसकी जो गर्मी जो है इसे झेल करके इन मधुमक्खियों की जो, यानी समर के बाद जो ऑटम में मधुमक्खियों की जो छत्ते जो है पूरी तरीके से चिपचिपे रस यानी हनी से जो है भर जाते हैं। यानी ओवर ब्रीम्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से भर देना। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या जानना है, क्या सीखना है, चलिए देखते हैं क्या किड्स जो बताना चाह रहे हैं। तो हु हैड नॉट सीन, हु यहाँ पे हैथ जो है इसका मतलब होता है हैव। तो हु हैथ नॉट सीन, दी का मतलब होता है यू, यानी तुमको। ऑफ्ट का यहाँ पे जो ऑफ्ट है इसका मतलब होता है ऑफन का शॉर्ट फॉर्म है। एमिड का मतलब होता है मिडिल यानी बीच में। दाई का मतलब होता है तुम्हें। रिस्टोर का मतलब जानते हैं संग्रह जो होता है। कहता है हु हैव नॉट, यानी हैव को हम हैव पढ़ रहे हैं, दी को यू पढ़ेंगे, ऑफ्ट को ऑफन पढ़ेंगे, एमिड को मिडिल भी कह सकते हैं, यानी कि उसका उससे आया है एमिड। और दाई का मतलब होता है तुम्हें या यू। तो हु हैव नॉट सीन यू ऑफन, अमिड, यू
योर स्टोर, यानी कि तुम्हें कौन जो है स्टोर यानी संग्रह के बीच में नहीं देखा है, यानी कि बीच में जो है तुम्हें जो कौन जो है बीच में यानी संग्रह के बीच में यानी किसी चीज के ढेर के बीच में नहीं देखा है। समटाइम्स whoever seeks abroad may find, कभी कभी जो कोई भी तुम्हें देखा है, हर कोई तुम्हें देखता है और वह तुम्हें देख पाता है। The sitting careless on a grainy floor, तुम जो हो बैठे रहते हो केयरलेस लापरवाह बेपरवाह, ग्रेनी फ्लोर का मतलब अनाज के ढेर पर। Thy hair soft lifted by winnowing winds, और तुम्हारी जो जुल्फे जो है यानी कि तुम्हारी जो बाल जो है सॉफ्ट लिफ्टेड यानी हल्का हल्का फहराते हैं हवा के बहने से। और ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लिप, और जो कभी कभी आधा जो है क्यारी, फ्यूरो का मतलब होता है क्यारी, तो क्यारी से जो आवाजें जो निकलती है यानी कि तुम वहां पे बेपरवाह जो है पड़े हुए हो और वहां की जो आवाज जो है वो भी तुम्हें नर्वस करती है। Dorsed with the fume of poppies, while thy hook spare the next sweat and all its twinned flowers। कहने का मतलब जो है डॉर्सेड, देखिए डॉर्सेड विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज एक प्रकार का फूल है। while thy hook spare the next sweat and all its twinned flower, यानी जो फ्यूम पॉपी यानी कि जो फूलों की जो सुगंध है, पॉपीज यानी कि एक प्रकार का फूल है तो उसकी जो सुगंध है। while thy hook, जब तुम उसे काटने जाती हो, यानी कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में एक लड़की की वर्णन की गई है, एक महिला की वर्णन करते हैं जॉन किट्स। while thy hook यानी कि जब तुम उसे काटने जाते हो हंसुआ से, हुक का मतलब होता है हंसुआ। spare the next sweat and all its twinned flower, तब तुम वहां रुक जाते हो और क्या करते हो वहां पर। श्वेत का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा जहां फसल काटा गया हो, तो तुम वहां पर रुक जाते हो, लेट जाते हो। कहां पर, जो काटा हुआ जो टुकड़ा है यानी कि जो काट करके फसल को काट करके जो इकट्ठा किया गया है, जिसे छोड़ दिया गया है आधा कटे हुए, तो वहां पर तुम क्या करते हो, तुम वहां पर वे फिजूल तो तुम किसी चीज को काटते नहीं हो, जो फ्लावर्स है उसे तुम काटने जाते हो, वहां रुक जाते हो और काटने के बाद क्या करते हो, वहां पर जो काटने के बाद जो तुम फिजूल जो है किसी चीज को तुम नहीं काटते हो। अब देखिए, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टेडी दाई लेडन हेड across a brook, or by cider press with patient look thou watchest last oozing hours by hours। कहता है कभी कभी, यानी कि जो ग्लीनर है, ग्लीनर का मतलब होता है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जो फसल को इकट्ठा करते हैं। तो समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप, यानी कि जब जो फसल को इकट्ठा करते हैं, जो एक जगह उठा करके रखते हैं, उसके तरह स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, और तुम वहां क्या करते हो, वहां पर रुक जाते हो। स्टडी मतलब स्थिर हो जाते हो तुम। लेडन हेड यानी कि लदा हुआ, अक्रॉस अ ब्रुक यानी कि अपने सर पे किसी चीज को लाद करके, वो एक क्रॉस अ ब्रुक कहने का मतलब एक नदी से यानी कि एक क्यारी से तुम पास करते हो। नदी नहीं करने का मतलब एक क्यारी है जो जिसमें हल्का फुवारे है, पानी है, उससे तुम पास करते हो। और बाय साइडर प्रेस, और बाय अ साइडर प्रेस विथ अ पेशेंट लुक, यानी कि तुम वहां से गुजरते हो और वहां से गुजरने के बाद एक साइडर प्रेस जहाँ पे एप्पल का जूस निकाला जाता है, जूस निकालने वाला मशीन, वहां पे जा करके बड़े नर्म आंखों से तुम उसे देखते हो। द वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर, वहां देखते हो कि किस प्रकार से जूस जो है साइडर प्रेस से निकलते हैं, उसे तुम घंटों देखते रहते हो, निहारते हो। चलिए अब इसका हम लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कहता है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे, कहता है कि वो स्प्रिंग की वो संगीत कहाँ है, ये है कहाँ। थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उसके लिए मत सोचो। दाउ हैस्ट यानी हैव, यू हैव
म्यूजिक टू, यानी कि जो बात जो यहाँ पे इस पैराग्राफ में, यानी कि इस लास्ट पैराग्राफ की जो ये लाइनें जो कह रही है कि स्प्रिंग की संगीत कहाँ है, यानी कि बसंत की वह संगीत कहाँ है, वेयर आर दे, है कहाँ, थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उसके लिए मत सोचो, तुम्हारे पास भी एक अपना संगीत है, यानी कि पतझड़ के पास भी जो है क्या है, उसकी एक अपना संगीत है, उसकी अपना एक मधुरता है। जॉन किट्स ये बताना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग के बारे में मत सोचो, उसकी तो एक अपनी मिठास है ही, लेकिन तुम्हारे पास भी एक अपनी संगीत है, तुम्हारे अंदर भी एक मधुरता है। वाइल वेयर क्लाउड्स ब्लूम सॉफ्ट डाइंग डे, और ये जो बादल जो है, जो समर ऑटम के सीजन में आसमान में जो बादल दिखाई देते हैं, वेयर्ड क्लाउड करने का मतलब जो छितराए हुए जो बादल दिखाई देते हैं, ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, और जो शाम के जो अंधेर जैसे दिन ढलते हैं, सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब दिन ढलते हैं, जब शाम होता है तो आसमान में वो छितराए हुए टुकड़ों में दिखाई देते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी हू, और वहाँ की जो हवा जो है, सूरज की जो रोशनी जो है, जो स्टबल करने का मतलब फसल काटने के बाद जो अवशेष जो बचते हैं, यानी खूंटी जो बचते हैं, तो उसे छूते हैं और उसको जो धीरे धीरे जब सूखते हैं तो सूखने के बाद वो गुलाबी हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 4 लाइन में जो है बसंत की सुंदरता, स्प्रिंग की ऑटम की सुंदरता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटम के पास यानी पतझड़ के पास उसकी अपनी सुंदरता है। वहाँ जब सूरज ढलती है तो शाम में आसमान में बादल अलग ही अंदाज में दिखाई देते हैं, और उसके बाद जब फसल कटे हुए हैं तो वहाँ की जो सूरज की रोशनी से, सूरज की तापमान से जो वहाँ के जो फसल के जो अवशेष जो है, जो बचे हुए पार्ट जो होते हैं, खूंटी जो होते हैं, वो भी जो है विथ रोजी हो यानी कि गुलाबी हो जाते हैं, बहुत अच्छे रंग में दिखते हैं। देन इन अ वेलफुल कोर द स्मॉल ग्रांट्स मॉर्न अमॉन्ग द रिवर शैलो ब्रोन अलोफ्ट, कहने का मतलब कि देन अ वेलफुल कहने का मतलब होता है शोकपूर्ण में, चौर का मतलब होता है कोयर है यहाँ पर, यानी कि एक गायक मंडली, यानी कि जो कीरों की जो आवाज जो होती है। स्मॉल गैंट्स मॉर्न, यानी कि जो गैंट्स कहने का मतलब जो होता है, यानी कि काटने वाली जो मक्खी होती है, वो भी उदासी रूप में जो है वहाँ पे गाते हैं, आवाज निकालते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं। अमॉन्ग रिवर शैलोज बॉर्न अलोफ्ट, यानी कि जो नदी के आसपास जो रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं जो काटते हैं, तो वो भी धीरे धीरे आवाज में शोर करते हैं। बॉर्न अलोफ्ट कहने का मतलब कभी धीरे तो कभी तेज गति से वो भी गाते हैं, आवाज निकालते हैं। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज, कहने का मतलब है कि जो नदी जो होती है, जो तालाब जो होते हैं, जो नदी होते हैं, तो उसके ऊपर जो कहने का मतलब जो पेड़ पौधे जो होते हैं, तो जो कुछ पीले रंग के जो पौधे होते हैं उसके ऊपर वो भी जो है नदी के बहाव से, हवा के बहाव से ऊपर नीचे करते हैं, वो भी दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें तालाबों में, तो तालाब में इस प्रकार से हमें दिखते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, और जो लैम्प्स जो होते हैं, यानी कि जो लैम्प्स जो भेड़ के बच्चे को कहते हैं, तो जो भेड़ के जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो ग्रोन होते हैं, जो बड़े होते हैं। लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न, जो हिल से, पहाड़ी इलाका से, यानी कि पहाड़ पर से, वो भी जो है ऑटम के सीजन में वो भी जो है ब्लीट करते हैं, आवाज निकालते हैं, मेमियाते हैं। हिज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट, और क्रिकेट मतलब एक प्रकार का जो कीड़ा होता है जिसे हम झिंगुर बोलते हैं, तो वो भी गाते हैं, यानी कि वो भी आपस में पंख रगड़ने से एक आवाज निकलता है, तो उसकी भी आवाज हमें सुनाई देती है। विथ ट्रेवल सॉफ्ट, कभी जोर से तो कभी धीरे धीरे, यानी गन गन की आवाज सुनाई देती है। द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन सॉफ्ट, रेड ब्रेस्ट यानी कि एक प्रकार का चिड़िया है जिसे रॉबिन कहते हैं हम, रॉबिन बर्ड, वो भी जो है गाती है, उसकी भी आवाज हमें सुनाई देती है बगीचों में। एंड गैदरिंग सेलोज ट्विटर इन स्काईज, और जो सेलोज भी एक प्रकार का पक्षी है जो भी आसमान में चहकते हुए हमें दिखाई देते हैं। यानी कि ये टोटल जो हमारा जो कविता है जो जॉन किट्स ने लिखा, जिसका शीर्षक है ओड टू एटम, तो ये टोटल कविता में हमें जॉन किट्स यह बताना चाह रहे हैं, बसंत ऋतु पतझड़ के बारे में हमें यह बताना चाह रहे हैं, हमें जानकारी देना चाह रहे हैं कि पतझड़ जो है, पतझड़ की जो भी एक सुंदरता है,
इसमें भी पेड़ जो है, फल जो है पेड़ में वो भी खिल उठते हैं, पक्षियां चहचहाती है, सूरज की तापमान से जो है पेड़ पौधे में फल पक जाते हैं। तो इसकी भी एक सुंदरता है, इसमें इसकी भी एक मधुरता है जो कवि जॉन किट्स हमें बताना चाह रहे हैं। और साथ में यह भी बताना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है हमेशा के लिए नहीं होते हैं, उसका भी एक निश्चित समय होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, और इस वीडियो का इस पोएम से रिलेटेड जो भी हार्ड वर्ड्स है उसे मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। थैंक यू।